नंबर 1। सिंगापुर में च्यूइंग गम बन है। रोड पर गम चू करके फेंकना क्राइम माना जाता है। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जो अपने क्लेanलीनेस स्टैंडर्ड्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर पब्लिक स्पेस का डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग है कि छोटी से छोटी चीज भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट होती है। इसी डिसिप्लिन का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है च्यूइंग गम बन। जी हाँ, सिंगापुर में च्यूइंग गम सेल करना, इंपोर्ट करना और पब्लिक प्लेसेस पर उसे करना लीगली रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई रोड पे च्यूइंग गम चू करता हुआ पकड़ा जाता है या उसे रोड, फुटपाथ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चिपका देता है तो उस पर हैवी फाइन लग सकता है। इस लॉ का बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1990s के टाइम पर गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि लोग च्यूइंग गम को एलिवेटर्स के बटन्स पर, ट्रेन सीट्स के नीचे, बस स्टॉप्स और फुटपाथ्स पर चिपका देते थे। इससे क्लीनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई और डेली कम्यूटर्स को इनकन्वीनियंस होता था। MRT ट्रेन के डोर्स तक बबल गम चिपका कर सिस्टम को डैमेज किया जाता था, जिससे ट्रेन रुक जाती थी। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि च्यूइंग गम को कंप्लीटली बंद किया जाएगा ताकि पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ रहे और सिटी का हाइजीन मेंटेन हो। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे क्लीन सिटीज में काउंट होता है। यहाँ के लोग बिलीव करते हैं कि पब्लिक स्पेस सबका है और डिसिप्लिन ही रियल फ्रीडम देता है। च्यूइंग गम बन उन प्रैक्टिकल पॉलिसीज में से एक है जिसने सिंगापुर को एक मॉडल सिटी बनाने में हेल्प की। नंबर 2। थाईलैंड में मनी नोट पे पा रखना क्राइम। किंग को डिसरिस्पेक्ट करने पर बड़ी सजा होती है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पर मोनार्की के रिस्पेक्ट को बहुत सीरियसली लिया जाता है। यहाँ के लोगों के लिए किंग सिर्फ एक रूलर नहीं बल्कि उनकी नेशनल आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट सिंबल है। इसी वजह से थाईलैंड में मनी नोट्स यानी करेंसी को भी बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है क्योंकि उस पर किंग का फोटो होता है। अगर कोई नोट को डिसरिस्पेक्ट करता है, जैसे कि पैर से प्रेस करना या उसके ऊपर इंटेंशनली स्टेप रखना, तो उससे क्राइम माना जाता है। इसका रीजन ये है कि थाईलैंड में किसी भी तरह से किंग को इंसल्ट करना लेज़े मैजेस्टी लॉ के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। अगर किसी ने जानबूझकर करेंसी नोट पर पांव रख दिया, चाहे वो गिरने से रोकने के लिए हो या गुस्से में हो, अथॉरिटीज यूज डिसरिस्पेक्ट समझकर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। कई केसेस में लोगों को हैवी फाइन और कभी कभी जेल पनिशमेंट भी मिला है। ये लॉ सिर्फ करेंसी तक लिमिटेड नहीं, किंग, क्वीन, एयर या रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को क्रिटिसाइज करना, उनका मजाक बनाना या डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स करना भी लीगली ऑफेंस है। थाईलैंड में क्राउड या मार्केट एरियाज में अगर नोट जमीन पर गिर जाए तो लोग जनरली यूज हाथ से उठा लेते हैं, पर कभी भी पांव से रोकने की कोशिश नहीं करते। लोकल लोग विजिटर्स को भी इस बिहेवियर का इंपॉर्टेंस समझाते हैं। ये एक कल्चरल रिमाइंडर है कि रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना उनकी नेशनल ड्यूटी का हिस्सा है। इसलिए थाईलैंड को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके लिए प्राइड सिर्फ वर्ड्स में नहीं बल्कि डेली एक्शंस में भी शो होता है, चाहे वो करेंसी का रिस्पेक्ट हो या रॉयल फैमिली के प्रति लॉयल्टी। नंबर 3। जापान में रात को डांस बंद था। मिडनाइट के बाद डांस क्लब में डांस करना इलीगल था। जापान एक मॉडर्न और हाईली डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन कहीं कहीं उनके लॉज काफी यूनिक रहे हैं। उनमें से एक इंटरेस्टिंग रूल था लेट नाइट डांसिंग बन। कई डेकेड्स तक जापान में मिडनाइट के बाद डांस क्लब में डांस करना इलीगल था। यानी अगर कोई 12 बजे के बाद डांस फ्लोर पर डांस करता हुआ पकड़ा जाता तो क्लब को भी पेनल्टी मिल सकती थी और डांसर्स को भी ट्रबल फेस करना पड़ता। इस लॉ की हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के टाइम से स्टार्ट होती है। वॉर के बाद जापान में काफी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बढ़ रही थी। इलीगल बार्स, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और क्राइम ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया था। गवर्नमेंट ने नाइट लाइफ को कंट्रोल करने के लिए फुएहो लॉ इंट्रोड्यूस किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग डांस हॉल्स को टाइटली रेगुलेट किया गया और मिडनाइट के बाद डांस कंप्लीटली बंद कर दिया गया सो दैट पब्लिक सेफ्टी एंड मोरालिटी मेंटेन रहे। लेकिन टाइम के साथ सोसाइटी चेंज हुई। जापान एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब बन रहा था और यंग जनरेशन के लिए क्लबिंग नॉर्मल लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया। 2010 के बाद पब्लिक ने इस बन के अगेंस्ट डिमांड रेज करना शुरू किया। बहुत सारे आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस और बिजनेस ओनर्स बोले कि डांस क्राइम नहीं है, ये क्रिएटिविटी और कल्चर का एक्सप्रेशन है। फाइनली 2015 में गवर्नमेंट ने लॉ रिलैक्स कर दिया और मिडनाइट डांसिंग को लीगल अलाउ कर दिया, लेकिन सर्टेन लाइटिंग, स्पेस और सेफ्टी रूल्स के साथ। आज टोक्यो, ओसाका और जापान के बड़े सिटीज में नाइट लाइफ काफी वाइब्रेंट है और लोग मिडनाइट के बाद फ्रीली डांस कर सकते हैं। लेकिन ये पुराना रूल रिमाइंड करता है कि कैसे सोसाइटी और लॉज टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। कल्चर के चेंजेस के साथ रूल्स भी अपग्रेड होने चाहिए और जापान ने ये प्रूव किया। नंबर 4। ग्रीस में हिस्टोरिकल प्लेस पर हाई हील्स पहना माना। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को डैमेज से बचने के लिए रूल है। ग्रीस एक ऐसा देश है जहां पर वर्ल्ड के सबसे एंशिएंट और प्रेशियस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, जैसे अक्रोपोलिस, पार्थेनॉन, डेल्फी और कई और आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ये मॉन्यूमेंट्स हजारों साल पुराने हैं और नेचुरली बहुत डेलिकेट है। इसी वजह से ग्रीस गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग रूल बना रखा है। हिस्टोरिकल प्लेसेस पर हाई हील्स पहनकर जाना अलाउड नहीं है। यानी अगर कोई इंसान हील्स पहनकर एंशिएंट रूइंस के ऊपर वॉक करे तो वो लॉ के अगेंस्ट माना जाएगा।
His law का main reason है protection. High heel shoes का pointed shape, stone floors और fragile marbles पर pressure create करता है, जिससे surface crack हो सकता है या damage हो सकता है. कई historical sites पर original stone floors centuries से बिल्कुल same shape में exist कर रहे हैं और उन्हें preserve करना बहुत important है. अगर thousands of visitors रोज heels पहनकर वहां चले, तो monuments का natural erosion और fast हो जाएगा. Experts कहते हैं कि ancient Greece के monuments को maintain करने में already millions of euros cost होती है. Restoration, cleaning और preservation का काम continuous चल रहा होता है. Government चाहती है कि future generations भी ये heritage sites same beauty के साथ देख सके. इसलिए सिर्फ heels ही नहीं, कभी-कभी sharp metal carved shoes या studs वाले footwear भी restricted होते हैं. Greece visits par. Usually guides recommend करते हैं comfortable flat shoes या sneakers ताकि walking easy हो और monuments safe रहें. यहाँ के locals और tourists दोनों इस रूल को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये रूल पब्लिक इनकन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है. इसी तरह का एग्जाम्पल बताता है कि हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सबका ड्यूटी है कि हम मॉन्यूमेंट्स की केयर करें क्योंकि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की रियल आइडेंटिटी है. नंबर 5, डेनमार्क में कार स्टार्ट करने से पहले चेक करना जरूरी. बेबी नीचे है क्या? एक्सीडेंट प्रिवेंट करने का कानून है. डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जो रोड सेफ्टी को लेकर दुनिया भर में एग्जाम्पल सेट करता है. यहाँ पर हर सिटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि कल्चर का पार्ट है. डेनमार्क में एक इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट लॉ एग्जिस्ट करता है. कार स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर को लीगली इंश्योर करना होता है कि गाड़ी के नीचे या पीछे कोई चाइल्ड या स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं है. यानी इग्निशन ऑन करने से पहले ड्राइवर को फिजिकली चेक करना मैंडेटरी है, स्पेशली जब पार्किंग एरिया रेजिडेंशियल हो या स्कूल जोन के नियर बाय हो. इस रूल का रीजन बहुत सेंसिबल है. कई सालों पहले डेनमार्क में रिपोर्ट्स आए थे कि स्मॉल चिल्ड्रन, स्पेशली टॉडलर्स, ड्राइववेज या पार्किंग लॉट्स में ग्राउंड पर प्ले करते वक्त ड्राइवर्स की विजिबिलिटी से बाहर हो जाते थे. कार के फ्रंट या बैक के बिल्कुल नज़दीक उन्हें देखना मुश्किल होता है, जिससे एक्सीडेंट्स होते थे और कई केसेस फेटल भी थे. इन हाइट जोन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ इंप्लीमेंट किया. आज डेनमार्क में जब ड्राइवर्स कार में बैठते हैं तो उनके लिए एक रूटीन होता है. फर्स्ट, वॉक अराउंड द कार, लुक अंडरनीथ एंड चेक ब्लाइंड स्पॉट्स. ये हैबिट एक सेफ्टी डिसिप्लिन क्रिएट करती है. स्कूल एरियाज और रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में अवेयरनेस पोस्टर्स भी लगे होते हैं जो रिमाइंड करते हैं, लुक बिफोर यू ड्राइव. यहाँ पर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ड्राइववे एरिया में कभी ग्राउंड पर सिट ना करें. इस काम को इन्फोर्स करने के लिए फाइन्स भी एग्जिस्ट करते हैं. अगर कोई ड्राइवर नेग्लिजेंस दिखाता है और एक्सीडेंट हो जाए तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज काफी स्ट्रिक्ट होते हैं. डेनमार्क के लोग बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन पनिशमेंट. ये लॉ इस बात को स्ट्रांगली हाईलाइट करता है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ रूल्स फॉलो करने का नाम नहीं बल्कि हर लाइफ की वैल्यू को प्रोटेक्ट करना रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर सोसाइटी बच्चों की सेफ्टी को पहले रखे तो एक्सीडेंट्स सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं रहते, कंप्लीटली अवॉइडेबल हो जाते हैं. नंबर 6, स्विट्जरलैंड में 10 PM के बाद टॉयलेट फ्लश करना बंद. अपार्टमेंट में नॉइज पोल्यूशन रोकने का लॉ. स्विट्जरलैंड दुनिया भर में पीसफुल लाइफस्टाइल और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है. यहाँ पर लोग पर्सनल स्पेस और क्वाइट एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. इसी सेंसिटिविटी का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नॉइज कंट्रोल लॉ, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड के कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना ऑफिशियली रिस्ट्रिक्टेड होता है. ये रूल नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है. स्विट्जरलैंड के अपार्टमेंट्स का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट होता है और बाथरूम्स का प्लम्बिंग सिस्टम शेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है. रात के टाइम जब एनवायरनमेंट बिल्कुल क्वाइट होता है, फ्लशिंग का साउंड पाइप्स के थ्रू काफी लाउड एको क्रिएट करता है जो नेबर्स की नींद डिस्टर्ब कर सकता है. लोकल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग पीसफुल नाइट रेस्ट एक बेसिक राइट माना जाता है, इसलिए 10 PM के बाद अननेसेसरी नॉइजेज अवॉइड करना एक्सपेक्टेड है. ये रूल सब जगह 100% सेम नहीं लगा होता. कुछ बिल्डिंग्स में स्ट्रिक्ट साइन बोर्ड लगे होते हैं, कुछ में सिर्फ सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाइट टाइम इज क्वाइट टाइम. इस रूल के अंदर सिर्फ टॉयलेट फ्लशिंग नहीं बल्कि लाउड म्यूजिक, वैक्यूम क्लीनर यूज, ड्रिलिंग, वॉशिंग मशीन या ड्रायर चलाना भी नाइट आवर्स में रिस्ट्रिक्टेड होता है. स्विट्जरलैंड की कल्चर स्ट्रांगली कंसिडर करता है कि कम्युनिटी लिविंग में सबको एक दूसरे की कंफर्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए. अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग साइलेंटली कोऑपरेट करते हैं क्योंकि उनके लिए डिसिप्लिन और हार्मनी लाइफस्टाइल का पार्ट है. कई विजिटर्स को ये रूल सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन स्विस लोग कहते हैं कि स्मॉल रूल्स ही लार्ज पीस क्रिएट करते हैं. इस रूल का लेसन सिंपल है, सोसाइटी तभी बैलेंस्ड होती है जब हम अपनी फ्रीडम के साथ दूसरों के कंफर्ट को भी वैल्यू दें. स्विट्जरलैंड की ये पॉलिसी बताती है कि साइलेंस भी एक लग्जरी है जो प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. नंबर 7, इटली के कैप्री आइलैंड में वुडन सैंडल पहना माना. सैंडल का साउंड नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है,
इटली का कप्री आइलैंड दुनिया भर में एक लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में फेमस है। ब्यूटीफुल सी व्यूज, नैरो स्टोन स्ट्रीट्स और पीसफुल एटमॉस्फेयर इस जगह की आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग रूल एग्जिस्ट करता है जो विजिटर्स को हमेशा सरप्राइज कर देता है। कप्री आइलैंड में वुडन सैंडल्स पहनना ऑफिशियली प्रोहिबिटेड है, स्पेशली उन सैंडल्स को जो वॉक करने पर लाउड क्लैकिंग साउंड क्रिएट करते हैं। इस रूल का मेन रीजन नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल है। कप्री के पुराने स्टोन पाथवेज नैरो और एको फ्रेंडली होते हैं। जब लोग वुडन सोल या वुडन हील्स वाले सैंडल्स पहनते हैं तो हर स्टेप के साथ शार्प नॉइज होता है, टक 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 टाइप साउंड। जब टूरिस्ट क्राउड ज्यादा होते हैं तो ये साउंड इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि पीस कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। कप्री के लोकल्स कहते हैं कि उनके आइलैंड की रियल ब्यूटी साइलेंस और काम एनवायरनमेंट में ही फील होती है। 1950s-60s के टाइम पर टूरिस्ट नंबर्स रैपिडली इंक्रीज हुए और वुडन फुटवेयर की आवाज से लोकल रेजिडेंट्स को फ्रस्ट्रेशन फील होने लगा। एल्डरली पीपल, राइटर्स, आर्टिस्ट्स जो यहाँ पीस के लिए रहते थे, उनके कंप्लेंट्स के बाद लोकल अथॉरिटीज ने वुडन सैंडल्स पर बन इंट्रोड्यूस किया। आज भी अगर कोई पर्सन लाउडली क्लैकिंग फुटवेयर पहनकर स्ट्रीट्स पर वॉक करे तो पुलिस पोलाइटली वार्न करती है और कभी कभी फाइन भी अप्लाई हो सकता है। कप्री में विजिटर्स यूजुअली सॉफ्ट सोल्ड शूज, रबर स्लिपर्स या नॉर्मल स्नीकर्स प्रेफर करते हैं। यहाँ के शॉप्स भी कंफर्टेबल साइलेंट फुटवेयर रेकमेंड करते हैं ताकि आइलैंड का पीसफुल वाइब मेंटेन रहे। लोकल स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि साउंड कंट्रोल सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन रिलैक्सेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कप्री का ये रूल रिमाइंड करता है कि कभी कभी छोटी सी चीज जैसे फुटवेयर की आवाज भी एक कम्युनिटी के पीस को इम्पैक्ट कर सकती है। और जब एक जगह के चार्म का पार्ट साइलेंस होता है तो उस साइलेंस को प्रोटेक्ट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। नंबर 8, फिलीपींस में साइबर बुलिंग इलीगल। ऑनलाइन किसी को इंसल्ट करने पर जेल हो सकता है। फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है जहां पर इंटरनेट यूसेज और सोशल मीडिया कल्चर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक सीरियस इशू भी ग्रो हुआ, ऑनलाइन हरासमेंट, ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग। इस प्रॉब्लम से सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिलीपींस गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम प्रिवेंशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान किसी को ऑनलाइन इंसल्ट, थ्रेटन, पब्लिकली शेम या बुली करता है तो उससे लीगल पनिशमेंट मिल सकती है, इंक्लूडिंग जेल सेंटेंस। इस लॉ का मकसद सिंपल है, इंटरनेट फ्रीडम का मिसयूज स्टॉप करना। कई केसेस में लोग अनोनिमस अकाउंट से अब्यूसिव कमेंट्स करते थे, किसी को इंसल्ट कर देते थे या इंटेंशनली डेफेमेशन क्रिएट करते थे। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी स्प्रेड करना, पर्सनल फोटोज लीक करना, फेक रूमर्स बनाना, ये सब साइबर बुलिंग के कैटेगरी में आता है। और जब विक्टिम्स मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड या सोशली आइसोलेटेड फील करते थे तो उनको प्रोटेक्ट करना अर्जेंट हो गया। फिलीपींस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी ने साइबर बुलिंग कमिट किया तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। हैवी फाइन, क्रिमिनल चार्जेस और जेल तक पनिशमेंट पॉसिबल है। कोर्ट्स भी ऑनलाइन एविडेंस जैसे स्क्रीनशॉट्स, चैट रिकॉर्ड्स, वीडियोस, ईमेल्स को प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जहां स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि ऑनलाइन रिस्पेक्ट इज इक्वल टू रियल लाइफ रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि डिजिटल स्पेस कोई फ्री अटैक जोन नहीं। इंटरनेट एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेस है जहां पर वर्ड्स भी हार्म क्रिएट कर सकते हैं। फिलीपींस के लोग बिलीव करते हैं कि अगर फ्रीडम चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करनी पड़ेगी। साइबर बुलिंग लॉ रिमाइंड करता है कि स्क्रीन के पीछे भी रियल लोग होते हैं, रियल फीलिंग्स के साथ। ऑनलाइन इंसल्ट सिर्फ एक कमेंट नहीं, किसी के मेंटल हेल्थ का डैमेज बन सकता है। और जब सोसाइटी सेफ और रिस्पेक्टफुल बनेगी तभी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का रियल बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 9, फ्रांस में डेड पर्सन से शादी पॉसिबल, स्पेशल लीगल परमिशन से पोस्टमस मैरिज अलाउ है। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर इमोशंस और लॉ का कॉम्बिनेशन कुछ सिचुएशंस में अलग तरह से रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ एक यूनिक लीगल प्रोविजन एग्जिस्ट करता है जिसके तहत पोस्टमस मैरिज पॉसिबल है, यानी किसी डिसीज्ड पर्सन से लीगली शादी करना। अगर किसी का फियांसे या फियांसे मैरिज से पहले एक्सीडेंटल डेथ या ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह से पास अवे हो जाए तो सर्वाइविंग पार्टनर स्पेशल परमिशन लेकर उन्हें ऑफिशियली मैरी कर सकता है इवन आफ्टर डेथ। ये लॉ इमोशनल बैकग्राउंड से ओरिजिनेट होता है। 1995 में एक दम का कोलैप्स हुआ जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई, इंक्लूडिंग एक सोल्जर जिनकी सून एंगेजमेंट मैरिज होने वाली थी। उनकी फियांसे ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की कि उन्हें उनके पार्टनर से मैरिज डिक्लेयर करने की परमिशन दिया जाए ताकि उनका लव ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रहे। गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और तब से ये लीगल प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। पोस्टमस मैरिज के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं। मैरिज अलाउ तभी होता है जब ये प्रूव किया जा सके कि डेथ के पहले दोनों जेन्युइनली मैरिज के लिए कमिटेड थी, जैसे इन्विटेशंस प्रिंटेड थी, एंगेजमेंट कंफर्म थी, फैमिलीज अवेयर थी या कोई ऑफिशियल प्लान था। फ्रेंच प्रेसिडेंट और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से अप्रूवल मैंडेटरी होता है। सेरेमनी सिंबॉलिक होती है बट लीगली वैलिड काउंट होती है और स्पाउस को कुछ सिविल राइट्स भी मिल सकते हैं जैसे चाइल्ड लेजिटिमेसी रिकॉग्निशन।
इस ट्रेडिशन को रोमांटिक जेस्चर के रूप में देखा जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ एक ट्रेजेडी की वजह से इनकम्प्लीट रह गई। ये लॉ ये मैसेज देता है कि लव, टाइम और डेथ से भी बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, और किसी के इमोशंस को लीगल रिस्पेक्ट देना भी सोसाइटी का पार्ट है। फ्रांस का पॉस्टमस मैरिज एक रिमाइंडर है कि मैरिज सिर्फ फिजिकल टुगेदरनेस नहीं, बल्कि एक प्रॉमिस का एक्नॉलेजमेंट भी है, जो कभी कभी लाइफ के बाद भी कंप्लीट की जा सकती है। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में 50 किलोग्राम से ज्यादा पोटैटोज रखना इलीगल। एग्रीकल्चर कंट्रोल लॉ के अंडर रिस्ट्रिक्शन है। ऑस्ट्रेलिया एक मॉडर्न एग्रीकल्चरल नेशन है, लेकिन यहाँ कुछ रीजनल फार्मिंग रूल्स काफी यूनिक और सरप्राइजिंग लग सकते हैं। उन्हीं में से एक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरियाज में 50 किलोग्राम से ज्यादा पोटैटोज स्टोर करना इलीगल माना जाता है। यानी अगर कोई पर्सन अपने पास 50 किलोग्राम से ज्यादा पोटैटोज रखता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर फाइन लग सकता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल कंट्रोल लॉ के अगेंस्ट जाता है। इस लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। 1946 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, पोटैटो मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, PMC। इसका काम था पोटैटो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, ताकि मार्केट स्टेबल रहे, फार्मर्स को फेयर प्राइस मिले और इलीगल ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग को स्टॉप किया जा सके। तब लोग सीक्रेटली लार्ज क्वांटिटी में पोटैटोज स्टॉक करके हाई प्राइसेस पर बेचने की कोशिश करते थे, जो इकोनॉमी और फार्मर्स दोनों के लिए हार्मफुल था। इसी वजह से लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पोटैटो क्वांटिटी लिमिट सेट की गई। लॉ के अंदर अगर कोई पर्सन 50 किलोग्राम से ज्यादा पोटैटोज कैरी करता है तो अथॉरिटीज लीगली उससे क्वेश्चन कर सकती हैं, और रीजन जस्टिफाई न करने पर पेनल्टी लगती है। इवन ट्रक ड्राइवर्स और वेंडर्स को प्रॉपर लाइसेंस और रिकॉर्डिंग मेंटेन करना होता था। कुछ लोग इस लॉ को फनी समझकर मीम्स और जोक्स बनाते रहे, लेकिन फार्मिंग सेक्टर के लिए यह काफी सीरियस मैटर था। टाइम के साथ रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हुए और आज स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पहले जैसा स्ट्रांग नहीं, लेकिन ये रूल अभी भी टेक्निकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एग्रीकल्चर कंट्रोल का एक रिमाइंडर बनकर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग कहते हैं कि फूड सप्लाई बैलेंस इज नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लॉज चाहे ऑड लगते हो, उनका मोटिव फार्मर्स और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना होता है। ये एग्जाम्पल बताता है कि हर कंट्री के लॉज उसके इकोनॉमिक हिस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं, और कभी कभी सबसे सिंपल चीज जैसे पोटैटोज भी एक नेशनल पॉलिसी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन सकती है।